1398 का साल, तैमूर का वो भयानक हमला दिल्ली को पूरी तरह से तबाह कर गया था। जो कभी एक ताकतवर तुगलक सल्तनत थी, अब वो बस नाम की रह गई थी। चारों तरफ बस अफरा तफरी और डर का माहौल था। तो सवाल ये उठता है कि जब साम्राज्य खंडहर बन चुका हो तो हुकूमत करने की हिम्मत कौन करेगा? मतलब ऐसे हालात में दिल्ली की गद्दी पर बैठने का खतरा कौन मोल लेगा? ये वो वक्त था जब ताज पहनने का मतलब था अपनी जान दांव पर लगाना। और इस सवाल का जवाब एक ऐसे खानदान के रूप में सामने आया जिसने सिर्फ 37 साल, जी हां बस 37 साल, 1414 से लेकर 1451 तक इस बिखरी हुई सल्तनत को किसी तरह जोड़ने की कोशिश की। और यही है कहानी सैयद वंश की। एक ऐसा दौर जो बस एक पड़ाव जैसा था। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सैयद वंश की नींव देखिए किसी बड़े विजेता ने नहीं रखी। इसकी शुरुआत की खिज्र खां ने, जो असल में हमलावर तैमूर का ही नियुक्त किया हुआ एक गवर्नर था। मतलब उसने दिल्ली को जीता नहीं था, बल्कि उसे तो एक बर्बाद शहर विरासत में मिला था। और खिज्र खान का तरीका बड़ा ही दिलचस्प था। उसने कभी खुद को सुल्तान कहलाया ही नहीं, उसकी जगह उसने एक उपाधि ली, रैयते आला। इसका सीधा सा मतलब होता है मुखिया। इससे साफ पता चलता है कि वो अपनी हैसियत को लेकर कितना सावधान था, कितना अनिश्चित था। उसकी पूरी स्ट्रैटेजी ही थी कि भाई किसी से पंगा नहीं लेना है। उसने तैमूर और उसके बेटों के नाम पर हुकूमत की। पुराने तुगलक सिक्के जैसे चल रहे थे चलने दिए, और तो और पुराने अमीरों और सरदारों को भी उनकी जगह पर बनाए रखा। क्यों? ताकि कोई बगावत न हो। उसका बस एक ही मकसद था, शांति और स्थिरता। और जानते हैं उसकी ये तरकीब काम कर गई। कहते हैं कि जब 1421 में उसकी मौत हुई तो दिल्ली के लोगों ने मातम में काले कपड़े पहने थे। मतलब वो कोई बहुत ताकतवर बादशाह भले ही ना हो, पर उसने अपनी जनता का दिल जरूर जीत लिया था। अच्छा, खिज़र खान के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा मुबारक शाह। और मुबारक शाह को इस वंश का सबसे काबिल और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी रूलर माना जाता है। उसने आकर एक नई राह पकड़ने की कोशिश की। मुबारक शाह ने अपने पिता की वो जो विनम्रता वाली पॉलिसी थी ना, उससे बिल्कुल किनारे रख दिया। उसने सीधे सीधे खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाएं, और तो और खुतबा, मतलब जो जुमे की नमाज में उपदेश पढ़ा जाता है, वो भी अपने नाम पर पढ़वाना शुरू कर दिया। ये एक सीधा और साफ संदेश था कि दिल्ली अब किसी की गुलाम नहीं है। और वो सिर्फ इन उपाधियों पर ही नहीं रुका, उसने सच में एक्शन भी लिया। पंजाब में खोखरों की बगावत को कामयाबी से दबाया और जौनपुर और ग्वालियर जैसी ताकतों को भी चुनौती दी। इससे सल्तनत की जो खोई हुई इज्जत थी वो कुछ हद तक वापस आई। यह एक छोटा ही सही पर बहुत जरूरी कमबैक था। लेकिन उसका काम सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं था। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि उसी के समय में तारीख़-ए-मुबारक शाही नाम की किताब लिखी गई, और आज हम सैयद वंश के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका सबसे बड़ा सोर्स यही किताब है। पर शायद इस खानदान की किस्मत में स्थिरता थी ही नहीं। मुबारक शाह का वो शानदार दौर अचानक खत्म हो गया जब उसके ही वजीर सरवरुल मुल्क ने उसका कत्ल कर दिया। ये एक ऐसा धोखा था जिसने इस वंश की सबसे बड़ी उम्मीद को ही खत्म कर डाला। मुबारक शाह के कत्ल के बाद गद्दी पर बैठा उसका भतीजा मोहम्मद शाह, और बस यहीं से इस वंश का पतन बहुत तेजी से शुरू हो गया। अब दिल्ली का ताज संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। जरा सोचिए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में, सल्तनत सिमटकर सिर्फ दिल्ली के आसपास कुछ 100 मील की रह गई है, और मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी हमला करने के लिए दरवाजे पर खड़ा है। मोहम्मद शाह के सामने ठीक यही मुश्किल थी, और वो बहुत बहुत कमजोर था। तो उसने क्या किया? उसने मदद के लिए अपने एक कमांडर को बुलाया, बहलोल लोदी। लोदी आया, उसने हमलावरों को खदेड़ दिया। मोहम्मद शाह इतना खुश हुआ कि उसने लोदी को खाने खाना, मतलब सरदारों का सरदार का खिताब दे दिया, और उसे अपना बेटा तक कह डाला। उसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो अनजाने में अपने ही बात के बादशाह को ताकत दे रहा है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ एंट्री होती है आखिरी सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह की, जिसे इस खानदान का सबसे नाकाबिल बादशाह माना जाता है। और यहाँ एक बहुत ही अजीब सिचुएशन बनती है। देखिए, इतिहास में तो राजा गद्दी के लिए लड़ते मरते हैं, पर क्या हो अगर कोई राजा खुद ही गद्दी छोड़ना चाहे?
आलम शाह ने ठीक यही किया। वो अपने ताकतवर वजीर हामिद खान से इतना डर गया कि उसने खुद ही दिल्ली की गद्दी छोड़ दी और जाकर बदायूं में आराम से बस गया। लड़ने की तो उसने सोची भी नहीं। तो अब दिल्ली की गद्दी खाली थी। वजीर हामिद खान को पता था कि वो खुद तो राज कर नहीं सकता, इसलिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। उसने दो सबसे पावरफुल कमांडरों को खत भेजा, एक बहलोल लोधी और दूसरा एक और सरदार। और शर्त क्या थी? जो भी पहले दिल्ली पहुंचेगा ताज उसी का। और जानते हैं ये रेस किसने जीती? बहलोल लोधी ने। वो सबसे पहले दिल्ली पहुंचा और वजीर ने बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना खून खराबे के सल्तनत की चाबियां उसे सौंपती। और इसी के साथ सैयद वंश का खात्मा हुआ और दिल्ली में लोधी वंश की शुरुआत हुई। तो एक नज़र में देखें तो ये थे सैयद वंश के 4 बादशाह। खिज़र खान, जिसने बड़ी विनम्रता से शुरुआत की। मुबारक शाह, जो महत्वाकांक्षी बेटा था। मोहम्मद शाह, जिसने अनजाने में अपने ही उत्तराधिकारी को मजबूत कर दिया। और आखिर में आलम शाह, वो राजा जो राज करना ही नहीं चाहता था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। सैयद वंश को इतिहास में अक्सर एक कमजोर और मामूली दौर माना जाता है, लेकिन सोचिए, जिस तरह से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, बिना किसी जंग के एक ज्यादा काबिल शासक के लिए रास्ता बना दिया गया, तो क्या ये उनकी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत था, या फिर उस मारकाट वाले दौर में ये एक समझदारी का काम था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।